हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एससीईआरटी साइंस की। इसके अलावा हमने 3 to 5 जो ईवीएस है उसको डिस्कस कर लिया है एंड उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। साथ ही हमने 6 to 8 जो हिस्ट्री है उसको भी डिस्कस कर लिया है, तो आपको उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड जो 6 की साइंस है उसको भी डिस्कस किया है हमने यहाँ पर। उसकी वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो ये सभी वीडियो आप लोग देख लेना और सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की जो साइंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ चैप्टर आज डिस्कस करेंगे और कुछ चैप्टर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो क्लास 7 की साइंस है इसका जो पहला चैप्टर है वो है जल और जंगल। तो यानी कि इसमें जल और जंगल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विश्व जल दिवस। यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एंड जल ठोस के रूप में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। तो ठोस के रूप में मतलब है कि जो जल है वो बर्फ़ के रूप में ध्रुवों में, बर्फ़ से ढके हुए पर्वतों और हिमनदों में भी पाया जाता है। और हमारे वातावरण की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो जो जल है, क्योंकि हमारे आसपास वायु का आवरण होता है, हमारे वातावरण में वायु पाई जाती है, वायु हर जगह उपस्थित रहती है, तो वायु में भी जल पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में जल किस रूप में पाया जाता है या किस रूप में उपस्थित रहता है, तो ये उपस्थित रहता है जल वाष्प के रूप में। उसके अलावा भौम जल का स्रोत वर्षा है। यानी कि जो भूमि पर जल पाया जाता है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में या फिर भूमि के नीचे जहाँ से हैंडपम्प के द्वारा निकाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? भौम जल कहलाता है। और इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है? वर्षा। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहते हैं। यानी कि जो जल होता है, जैसे बारिश हुई तो जो पानी होता है वो रिस रिस करके नीचे जाता है, तो ये जो रिसाव होता है इसको अंतःस्यंदन कहते हैं। इसके अलावा भौम जल के भंडार को जल भर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल भर। आगे बात करें, कम वर्षा या वर्षा के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। मतलब यदि कम वर्षा होती है या फिर जो वर्षा का जल है उसका जो रिसाव होना चाहिए, यानी कि रिस रिस करके वह ज़मीन के अंदर चला जाए, तो इसके लिए यदि उपलब्ध भूमि की कमी है तो फिर भौम जल स्तर में गिरावट आ जाती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बर्बादी को बचाया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो सिंचाई की जाती है पूरे खेत में, यदि आप कर रहे हैं तो उससे पानी बर्बाद होता है। और यदि आप ड्रिप सिंचाई करते हैं तो जहाँ पर पेड़ है उसी पेड़ की जड़ पर पानी को डालना छिड़काव विधि से, तो ये होती है ड्रिप सिंचाई। तो इस विधि से पानी की बर्बादी को बचाया जा सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ पेड़ है वहीं वहीं पर आप पानी डाल दें, तो ये होती है ड्रिप सिंचाई विधि। आगे जंगल की यदि बात करें तो वन संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए जंगलों को आरक्षित घोषित किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान हैं या आरक्षित क्षेत्र हैं उनको दिया गया है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है पश्चिमी चंपारण में। ये आपको याद रखना है। जो चंपारण है वो दो हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये है पश्चिमी चंपारण में। इसके अलावा जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर के संरक्षण के लिए संरक्षित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर किस जंतु का संरक्षण किया जाता है? तो मुख्यतः टाइगर के संरक्षण के लिए। बरेला अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है वैशाली में। और भीमबंध अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये गया में। इसके अलावा जो कैमूर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ये है रोहतास में। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और ये वाल्मीकि अभ्यारण्य भी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। आगे हम बात करें कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं।
तो हिमालय के जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर किसके वृक्ष मिलते हैं? चीड़ और देवदार के मिलते हैं। इसके अलावा उत्तरी बिहार के चंपारण में चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो साल और सागवान के वृक्ष हैं ये बिहार के किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? चंपारण में। गर्मी पड़ने वाले बिहार के क्षेत्र में पलास के पेड़ मिलते हैं। ये कम पानी में भी रह सकते हैं। तो जो पलास है, पलास के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? मतलब जो पलास के पेड़ हैं, आपने पलासी सुना होगा, तो ये वहीं पर पाए जाते हैं और उस जगह का नाम इन्हीं फूलों के कारण ही पड़ा है। मतलब जो पलास के पेड़ होते हैं इसमें पलास के फूल होते हैं और इन्हीं के कारण ही उस जगह का नाम पलासी पड़ा हुआ है। तो गर्मी पड़ने वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है बिहार में, वहाँ पर पलास के पेड़ मिलते हैं और ये कम पानी में भी रह सकते हैं, यानी कि ये गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। आगे यदि बात करें वन में खाद्य श्रृंखला, यानी कि खाद्य श्रृंखला की बात की गई है। तो खाद्य श्रृंखला से मतलब होता है कि कोई एक, जैसे कि घास है, यहाँ पर घास को हिरन ने खाया और हिरन को बाघ ने खाया, तो इस तरीके से एक श्रृंखला बनती चली जाती है। मतलब किसी जीव ने किसी चीज़ को खाया, फिर उस जीव को भी किसी ने खाया, तो इस तरीके से एक श्रृंखला बन जाती है। या फिर दूसरी श्रृंखला भी देख लेते हैं। यहाँ पर वन में ही खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है, तो वन में घास होती है, घास फूस या पेड़ पौधे हो गए, उसको टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक और मेढक को सांप एंड सांप को गिद्ध। तो इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला बनती चली जाती है। तो ये होती है खाद्य श्रृंखला। और आगे यदि हम बात करें, सूक्ष्म जीव जो घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं कौन कौन से? मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अपघटक। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सूक्ष्म जीव, मतलब जो घास फूस को सड़ा करके ह्यूमस बना देते हैं, वो कौन से जीव होते हैं? तो ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं एंड इनको क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो रासायनिक प्रक्रिया के लिए हमने बताया था कि जहाँ पर कोई नया पदार्थ मिले और फिर वह पुनः अपनी ही जो पुरानी स्थिति थी उसमें वापस ना जा सके, उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जबकि जो भौतिक प्रक्रिया होती है, तो भौतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? जो परिवर्तन के बाद अपनी फिर से मतलब पुरानी अवस्था में जा सके, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। एंड रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कि ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर कोई नया पदार्थ बने और बनने के बाद फिर वह अपनी पूर्व रूप में ना जा सके, वो होती है रासायनिक प्रक्रिया। और वन भू अपरदन को रोकते हैं, यानी कि जो जंगल होते हैं वो भूमि अपरदन को रोकते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बहुत तेज़ी से पकड़े रहती हैं, जकड़े रहती हैं, तो इससे जो मिट्टी का कटाव है वो कम होता है। तो इस कारण से जो वन हैं वो भू अपरदन को भी रोकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। और ऑक्सीजन को जंतु ग्रहण करता है और जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पादप ग्रहण करते हैं और जो पादप हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये ऐसा क्रम चलता रहता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है जंतुओं में पोषण। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं, यानी कि जो सभी जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर अभी एक खाद्य श्रृंखला देखी थी, तो खाद्य श्रृंखला में घास को खाया टिड्डे ने और टिड्डे को खा रहा है मेढक। तो टिड्डे ने घास को खाया है और अब टिड्डे को मेढक खाएगा, तो कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से मेढक भी इसी पर ही निर्भर है, क्योंकि जब टिड्डा घास खाएगा उसके बाद टिड्डे को मेढक खाएगा, और जब टिड्डे के लिए घास ही नहीं होगी तो फिर टिड्डा भी नहीं बचेगा, और जब टिड्डा नहीं बचेगा तो फिर मेढक क्या खाएगा। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। और आगे यदि हम बात करें मानव में पाचन, तो मानव में पाचन यहाँ पर हम समझेंगे आहार नाल को। आहार नाल भोजन का पाचन आहार नाल में ही होता है, यानी कि जो आहार नाल है उसी में भोजन का पाचन होता है। और आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। और आहार नाल का एक अन्य नाम भी है जैव रासायनिक प्रयोगशाला।
तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आहार नाल है इसका एक अन्य नाम क्या होता है, जैव रासायनिक प्रयोगशाला होता है। आहार नाल पाचन भोजन पाचन मतलब जो आहार नाल है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है एंड भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, आहार नाल में ही होता है। तो आहार नाल के जो भाग हैं उनको हम यहाँ पर आगे समझेंगे। मुख गुहा यानी कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। ये आहार नाल के भाग होते हैं इतने, और इन्हीं भागों के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा होती है ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। जो पाचन तंत्र है इसमें भोजन जो होता है वो हम पहले जटिल रूप में होता है, मतलब जो हम भोजन खाते हैं वो जटिल रूप में होता है। तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि जो जटिल भोजन होता है उसको सरल रूप में चेंज कर दिया जाता है, या फिर जो ठोस भोजन होता है उसको तरल रूप में चेंज किया जाता है। जटिल की यदि बात करें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। तो पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में चेंज होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, एंड वसा जो है ये ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे फॉर्म है, ये हैं सरल और ये हैं जटिल। अब यहाँ पर हम आहार नाल को समझेंगे। आहार नाल के इन सभी भागों के साथ छोटी बड़ी ग्रंथियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय। तो इन जो ये ग्रंथियाँ होती हैं इन्हीं ग्रंथियों के माध्यम से ही भोजन का पाचन होता है। और जो यकृत है ये क्या है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और जो यकृत है ये आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है। इसके अलावा जो अग्नाशय है ये मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये मिश्रित ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर ये सभी ग्रंथियाँ पाचक रसों का स्राव करती हैं, और जो पाचन होता है ये आहार नाल प्लस ग्रंथि, यानी कि पाचन आहार नाल में होता है और जो ग्रंथियाँ हैं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं क्योंकि वो पाचक रसों का स्राव करती हैं, उसी के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं पोषण के चरण। तो पोषण के चरण कौन कौन से होते हैं, अंतर्ग्रहण, यानी कि पहले आप भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, जो भी उसके पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है, और अवशोषण उसके बाद स्वांगीकरण। तो पहले पाचन होता है, फिर अवशोषण, भोजन का अवशोषित किया जाता है, और अवशोषण के बाद फिर जो भी उसके पाचक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ये कहलाता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद फिर होता है निष्क्रमण या बहिक्षेपण, इसी को कहते हैं। तो निष्क्रमण या बहिक्षेपण से मतलब है कि जो भी अपच भोजन बचता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निष्क्रमण किया जाता है या फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होते हैं पोषण के चरण। तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि पहला क्या होता है, तो पहला होता है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और उसके बाद निष्क्रमण। अब यहाँ पर हम समझेंगे मुख एवं मुख गुहिका। तो हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं। सभी को पता है कि जो हमारे दांत हैं वो दूध के दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद उनकी जगह पर दूसरे दांत जमते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट होते हैं। प्रथम दूध के दांत जो कि 20 दांत होते हैं, और इन्हीं दांतों को द्विबार दंती भी कहा जाता है। तो द्विबार दंती क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 बार जमते हैं, पहले जमते हैं उसके बाद टूट करके फिर से दोबारा निकलते हैं। और ये जो दूध के दांत होते हैं ये 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से जमते हैं। और जब ये दोबारा जमते हैं उसके बाद फिर ये स्थायी दांत होते हैं, उसके बाद यदि टूटते हैं तो दोबारा नहीं जमेंगे। इसके बाद जो दूसरा सेट होता है वो होता है स्थायी दांत का। तो ये 2 सेट होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। अब हम यहाँ पर दांतों के प्रकार को भी समझ लेते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो जो कृंतक होते हैं यानी कि इंसीजर, ये होते हैं भोजन को, इनका क्या काम होता है, यानी कि भोजन को काटना और कुतरना इनका काम होता है। एंड इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। और जो रदनक होते हैं कैनाइन, फाड़ने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, इनका काम होता है चबाना, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 8। और जो चवर्णक होते हैं इनका काम क्या होता है, पीसना होता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 12। और दंत सूत्र की यदि बात करें तो दंत सूत्र आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है, यानी कि 2/2। और यहाँ पर आई से मतलब है इंसीजर।
और फिर 1/1 सी, सी से मतलब है कैनाइन, 2/2 पी यानी कि प्री मोलर, और 3/3 ये होते हैं मोलर, और सभी को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको हम समझ भी लेते हैं कि ये इस तरीके से क्यों है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है 2/2 और फिर आई बना है यानी कि इंसीजर। तो और ये जो 2 होता है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लाई सभी में है, ऐसा नहीं है कि एक साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई सभी में होता है यदि वो ब्रैकेट के बाहर है और बाकी की चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं। तो जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यदि हम इसमें करते हैं तो इसको इस तरीके से यहाँ पे समझाया जाता है कि 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी करना है, इस वाले 2 का 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी करना है, एंड 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 2 में भी करना है। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 यानी 4 और 4 ये 8 दांत हो जाएंगे, क्योंकि जो दांतों का हमारे जो सेट होता है वो ऊपर के दांत और नीचे के दांत इस तरीके से होता है। तो 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये क्या होते हैं, इंसीजर। तो इंसीजर जो दांत हैं यानी कि इंसीजर जो टीथ हैं वो 4 ऊपर एंड 4 नीचे होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला बनता है कि 2/2 और मल्टीप्लाई 2। तो इस 2 का दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हाफ सेट ऊपर एंड हाफ सेट नीचे। तो ये दांतों का जो सेट होता है ये हमारा 2 भागों में होता है, ऊपर के दांत और नीचे के दांत। तो इसी वजह से इस फार्मूले को ऐसे ऊपर और नीचे इस तरीके से करके बनाया गया है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमारे इंसीजर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, जैसा कि फॉर्मूले में दिखाया गया है कि 2/2 और मल्टीप्लाई 2। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ये 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 मिलकर के 8। और जो दूसरा है 1/1 कैनाइन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो जब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 में तो 2 1 जा 2 और नीचे भी 2 1 जा 2, तो 2 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने लार के बारे में लिए हैं, आपकी बुक में नहीं थे बट हमने यहाँ पर ले लिए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है, ये तो आपकी बुक में ही था, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो पॉइंट हैं कि लार का कार्य क्या होता है, भोजन को गीला करना। एंड इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 99%, और इसका पीएच मान 6.8 से लेकर के 7.4 तक होता है इसका पीएच मान। और ये जो लार है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लार ग्रंथियों में मतलब कौन कौन से एंजाइम का स्राव करती हैं लार ग्रंथियाँ, तो ये करती हैं टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम और एमाइलेज एंजाइम। इसके अलावा पाचक ग्रंथि होती हैं, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो मुख से ही, मतलब हमारा जो भोजन है उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो जो लार ग्रंथियाँ हैं ये भी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा जो लार ग्रंथियाँ हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ पर हम जीभ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि जीभ का जो आगे का भाग होता है वहाँ से हमें मीठा स्वाद मिलता है, और जो अग्र मध्य भाग होता है वहाँ से हमें नमकीन स्वाद का पता चलता है, और ये पीछे का जो होता है पार्श्व भाग, यहाँ से हमें खट्टे का स्वाद मिलता है। इसके अलावा जो सबसे पिछला भाग होता है यहाँ पर हमें तीखा यानी कि कड़वे का स्वाद मिलता है, और जो बीच का भाग होता है ये स्वादहीन होता है। तो ये जीभ के बारे में आपको याद रखना है कि कहाँ से हमें किस स्वाद का पता चलता है। आगे बात करें, एमाइलेज मंड को शर्करा में बदल देता है। तो अभी हमने एमाइलेज के बारे में पढ़ा कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो एमाइलेज एंजाइम का स्राव करती हैं, और जो एमाइलेज होता है ये मंड को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो स्वाद लेने में मदद करती हैं, और दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, सबसे मजबूत भाग। यानी कि जो इनामेल होता है ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दांतों का ही सबसे मजबूत, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। और ये बना किस चीज़ का होता है, कैल्शियम और एनेमेलिन लवण से बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे भोजन नली ग्रसिका की, यानी कि जो ग्रसिका होती है उसी को ही भोजन नली भी कहते हैं। तो ग्रास नली ये पतली लंबी नली मांसल संरचना है जो अमाशय को मुख गुहिका से जोड़ती है। यानी कि जो ग्रसिका होती है इसमें 2 नलियाँ होती हैं, एक ग्रास नली होती है और एक श्वास नली होती है। तो जो ग्रास नली होती है ये भोजन को
अमाशय तक पहुंचाती है मुख गुहिका से, और जो श्वास नली होती है ये हमें सांस लेने में मदद करती है। तो क्रमाकुंचन गति के कारण जो खाना यानी कि जो भोजन है वो नली से पेट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर क्रमाकुंचन गति क्या है, तो जब हम खाना खाते हैं उस टाइम श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जो उस श्वास नली को बंद कर देती है, और उसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये संरचना उसको बंद कर देती है, जिससे जो भोजन है वो ग्रास नली के माध्यम से हमारे अमाशय में चला जाता है। तो यही होती है क्रमाकुंचन गति, कि श्वास नली को बंद कर देना और जो भोजन है वो ग्रास नली के माध्यम से हमारे अमाशय तक चला जाता है। एंड जो श्वास नली को बंद करता है वो क्या होता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये हमने बता ही दिया है कि जो भोजन करते वक्त श्वास नली को बंद कर देता है, कौन बंद करता है, एपिग्लोटिस। अब हम बात करते हैं अमाशय को। तो अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह चपटा और यू आकार का होता है। और यहाँ पर जो पाचक रस है ये श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का स्राव करता है। कौन, अमाशय। तो अमाशय में HCl का स्राव होता है। यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है, HCl। ये पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका स्राव कौन करता है, कहाँ से होता है, तो ये होता है अमाशय से। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे यदि बात करें, पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे पदार्थ में तोड़ देता है। आगे यदि हम बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आहार नाल है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, लेकिन जो आहार नाल, क्योंकि आहार नाल की ही ये भाग है ना, छोटी आंत और अभी जो हमने पढ़ा मुख गुहिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली, ये सभी आहार नाल के भाग हैं। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो कौन है, वो है छोटी आंत। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 6 से 7 मीटर या फिर 32 फीट लंबी होती है। और भोजन का सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। आगे यदि हम बात करें यकृत की, तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हम बता भी चुके हैं अभी पीछे ही। और ये पित्त रस का स्राव करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और पित्त रस का जो संग्रहण है ये कहाँ पर होता है, ये पित्ताशय में होता है। और जो पित्त रस है ये वसा को पचाने में सहायक होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, या जो पित्त रस का स्राव कौन करता है, तो वहाँ पर आपको यकृत और पित्ताशय दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि पित्त रस से पित्ताशय को अधिकतर लोग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो पित्त रस है उसका स्राव यकृत करता है, लेकिन उसका जो संग्रहण है वो पित्ताशय में होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूज मत होना। और जो पित्त रस है ये वसा को पचाने में भी सहायक होता है। आगे हम बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय पीले रंग की पत्ती के आकार की ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी हमने बताया। और ये मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का ही स्राव करती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो अग्नाशय है ये कैसी ग्रंथि है, ये है मिश्रित ग्रंथि। ये आपको याद रखना है, एंड कारण भी याद रखना है कि ये एंजाइम और हार्मोन का स्रावण करती है। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और बता दें कि जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो करती हैं एंजाइम का स्राव, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो करती हैं हार्मोन का स्राव। तो बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्रावण करती हैं, जबकि जो हमारा अग्नाशय है ये दोनों का ही स्रावण करता है। इसी वजह से इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। आगे हम बात करें इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये होता है हमारा इंसुलिन की कमी से। और इससे निकला रस किससे, मतलब यहाँ पर बात चल रही है अग्नाशय की, तो अग्नाशय से निकला रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल रूप देता है। तो पीछे अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में, एंड जो वसा है ये चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल में। आगे यदि बात करें छोटी आंत में आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। तो भोजन का जो अवशोषण करती हैं वो अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, किसमें, छोटी आंत में,
जिन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घरोम या फिर रसांगुल। यानी कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में किसके माध्यम से होता है, दीर्घरोम या रसांगुल के द्वारा। और रसांगुल अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत के बारे में। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा, जो छोटी आंत है वहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है, और भोजन का सर्वाधिक पाचन भी कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। जबकि जो बड़ी आंत है वहाँ पर जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं होता है। भोजन का कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, और जल और खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। ORS घोल दस्त के समय दिया जाता है, इसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। और ORS का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अलावा आगे है घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। यहाँ पर चराने नहीं होगा, चरने होगा। घास चरने वाले जंतुओं में पाचन, तो जो जानवर घास खाते हैं उनके पाचन के बारे में यहाँ पर हमें समझना है। जानवर भोजन को जल्दी जल्दी ग्रहण करके अमाशय में एकत्रित कर लेते हैं। यानी कि जो जानवर होते हैं वो भोजन को जल्दी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और अमाशय में एकत्रित कर लेते हैं, और उसके बाद फिर वो चबाते रहते हैं। एंड ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रूमेन। और जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रूमेन में होते हैं। तो रूमेन यानी कि जहाँ पर जो जानवर हैं ये अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं वो रूमेन कहलाता है। और जंतुओं में जो सेलुलोज है उसका पाचन जीवाणुओं की सहायता से ही होता है। और जो सेलुलोज है इसका पाचन जंतुओं में हो जाता है बट मनुष्यों में नहीं होता। इसी वजह से हम घास फूस अगर खाएं भी तो उसको पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि घास फूस में सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज का जो पाचन है वो मनुष्य में नहीं होता। तो ये जो पाचन है ये जीवाणुओं के सहायता से होता है। और ये जीवाणु कहाँ पर होते हैं, रूमेन में उपस्थित होते हैं। एंड छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच थैलीनुमा संरचना को अंधनाल कहते हैं, और इसी अंधनाल में ही सेलुलोज का पाचन होता है। और ये अंधनाल मनुष्यों में नहीं पाई जाती, इस वजह से यहाँ पर सेलुलोज यानी कि मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। इसके अलावा अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अमीबा है ये कैसा जीव है, तो ये है एक कोशिकीय, और ये 1 से 2 होने के लिए खुद का ही विभाजन करते हैं। यानी कि जो अमीबा है और तो इसमें मतलब जब ये 1 से 2 होता है मतलब और अधिक होते हैं तो ये खुद का ही विभाजन कर देता है, ये डिवाइड हो जाता है खंड में, और वहाँ पर फिर दूसरा अमीबा विकसित हो जाता है। आगे अब हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 3 है ऊष्मा। तो ऊष्मा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ताप थर्मामीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, थर्मामीटर से। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें पारा द्रव के रूप में भरा रहता है। तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। कहने का मतलब है कि जो तापमान जब हम मापते हैं उसके बाद नहीं बोला जाता है कि इतने डिग्री सेल्सियस या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट, तो तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। सेल्सियस की बात करें तो इतना, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो इतना। आगे बात करें प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, तो ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एंड ऊष्मा के बारे में, तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। आगे ऊष्मा का संचरण समझते हैं। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं। कितनी हैं, 3 विधियाँ, चालन, चालन, संवहन और विकिरण। तो जो चालन होता है ये मुख्यतः ठोस वस्तुओं में पाया जाता है, और जो चालन होता है इसमें कैसे होता है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं तो ठोस वस्तुओं में जो सभी अणु होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो ऐसे में जो ऊष्मा है वो जो ठोस वस्तु होती है उन अणुओं को परिवर्तन नहीं करती, बल्कि अणुओं में परिवर्तन किए बिना ही जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण होता है। जैसे कोई ठोस वस्तु है, लोहे को ही मान लेते हैं लोहे की कोई छड़ है, तो उसमें यदि आप आग के पास ले जाते हो तो
उसमें क्या होगा कि जब वो इसका एक सिरा गर्म होगा तो धीरे धीरे जो ऊष्मा के अणु हैं वो स्थानांतरित होते जाएंगे अणुओं के माध्यम से ही, मतलब अणु नहीं परिवर्तित होंगे, वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। एक अणु गर्म होगा, फिर वह अपनी ऊष्मा को अगले अणु में भेजेगा, अणु वहीं पर बना रहेगा, बस सिर्फ यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो बहुत धीमी गति से होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो चालन है इससे ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस वस्तुओं में होता है। आगे बात करें यदि संवहन की, तो संवहन द्रव एवं गैसों में होता है, पारा को छोड़ करके। तो संवहन में क्या होता है कि सर्वप्रथम जैसे आप पानी की यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यदि आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी जब गर्म होता है तो वो नीचे से ही गर्म होगा, यानी कि जब निचली सतह गर्म हो जाती है तो वो जो पानी होता है, यानी कि जितने अणु गर्म हो चुके हैं तो वो ऊपर उठ करके आ जाते हैं और ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है तब तक जब तक पूरे पानी का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा ना हो जाए। तो ये होता है संवहन विधि, यानी कि इसमें जो अणु हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, जबकि ठोस में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। और विकिरण, तो विकिरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के द्वारा ही ऊष्मा का जो संचरण होता है वो विकिरण कहलाता है। जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो वो बिना किसी माध्यम के आता है, तो वो कहलाता है विकिरण। आगे हम बात करते हैं ऊष्मा की चालक वस्तुएं। तो जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होती हैं ऊष्मा की चालक वस्तुएं, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम, और मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं जो धातुएं होती हैं उनमें वो सभी ऊष्मा की चालक होती हैं। और कुचालक की यदि बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता कुचालक कहलाती हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, वायु हो गई। तो ये सभी चीज़ें ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता, गर्म नहीं होंगी। जैसे आप अगर धूप में एक लोहे की वस्तु को रखते हैं और एक लकड़ी की वस्तु को रखते हैं, कुछ देर बाद आप देखेंगे जो लोहे की वस्तु है वो बहुत गर्म हो जाती है, जबकि वहीं जो लकड़ी की वस्तु है वो गर्म नहीं होती, क्योंकि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। थोड़ी बहुत हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन बहुत गर्म नहीं होगी। आगे हम बात कर लेते हैं समुद्री समेर की। तो समुद्र से ठंडी हवा का तटीय क्षेत्र की ओर बहना समुद्री समेर कहलाती है। और जो ये समुद्री समेर होती है ये दिन में चलती है, यानी कि जो दिन में हवाएं चलती हैं वो तटीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं समुद्र से, यानी कि समुद्र से तटीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं, इसी वजह से ये समुद्री समेर कहलाती हैं। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो समुद्री समेर हैं वो दिन में चलने वाली पवनें हैं या रात में, तो ये हैं दिन में चलने वाली। और थल समेर की बात करें तो ये तटीय क्षेत्रों से समुद्र की ओर बहती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें फिर इसी वजह से कहा जाता है थल समेर, क्योंकि ये थल से तट की तरफ जाती हैं, यानी कि समुद्र की तरफ जाती हैं और ये चलती हैं रात में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो थल समेर है वो कब चलती हैं, तो वो रात में चलती हैं, और जो समुद्री समेर है ये दिन में चलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं गर्मी में सफ़ेद और हल्के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। और ठंडी में काला और गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो इसी वजह से जो ठंडी है उसमें काले या फिर गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं। और गर्मियों में काले और गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण करेंगे तो गर्मी और ज़्यादा लगेगी। इस वजह से हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद, वाइट कलर के या फिर हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और इसके अलावा जो ऊनी वस्त्र हैं ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं ऊष्मारोधी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं चैप्टर 4 की गति एवं समय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आवर्त गति के बारे में। एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराना आवर्त गति कहलाता है। तो यहाँ पर यदि हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझें तो आपने झूला देखा होगा। झूला जितना इधर जाता है फिर उसी के बाद फिर वापस जाके उसी दूरी पर जाता है, मतलब ऐसे, यानी कि उतनी ही गति को ऐसे आगे जाता है फिर पीछे जाता है। तो वह एक निश्चित दूरी ही, जैसे यहाँ पर ये झूला पड़ा है, जब झुलाया तो इधर गया फिर पीछे भी उतना ही गया। तो इस तरीके से जो एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी पूर्व गति को दोहराता है वो आवर्त काल कहलाता है। और एग्जाम्पल पेंडुलम। तो पेंडुलम में जो लोलक लगा होता है वो
जब गति करता है तो वो आगे पीछे गति करता रहता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है आवर्त गति। आगे यदि बात करें आवर्तकाल, तो लोलक द्वारा एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और आवर्त गति का उपयोग समय मापन के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दिया गया था और एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि चाल बराबर कितना होता है, तो होता है दूरी बटे समय। और वहीं औसत चाल की बात करें तो कुल दूरी बटे कुल समय। आगे हम बात कर लेते हैं स्पीडोमीटर की। तो जो स्पीडोमीटर है ये गतिशील वस्तु की गति को मापता है, और जो ऑडोमीटर होता है ये गतिशील वस्तु की दूरी को मापता है। यानी कि यदि आप किसी भी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आपने कितनी दूरी तय की है इसको बताएगा ऑडोमीटर, और आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं इसको बताएगा स्पीडोमीटर। आगे हम बात करते हैं चैप्टर 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो नीला थोथा किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि जो नीला थोथा है उसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट है, एंड फॉर्मूला क्या होता है इसका CuSO4। गंधक किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। गंधक किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। और जो खाने वाला सोडा है ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3। और इसके अलावा जो आयरन सल्फेट होता है ये कैसा रंग का होता है, हरे रंग का होता है, FeSO4। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं आपको कि जो नीला होता है किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को। गंधक H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, एंड जो खाने वाला सोडा है ये किसे कहा जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट को। आगे बात करें, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है, और CO2 की खोज चारकोल को जलाकर 1630 में जॉन हेलमोर ने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी खोज किसने की थी, जॉन हेलमोर ने की थी 1630 में, और चारकोल को जला करके। 1756 में जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तृत अध्ययन किया। यानी कि खोज तो जॉन हेलमोर ने की थी, लेकिन उसका जो विस्तृत अध्ययन है वो किसने किया, वो किया जोसेफ ब्लैक ने, और कब, 1756 ईस्वी में। आगे यदि हम बात करें ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टले ने की थी, और आग का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि आग जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो वहाँ पर आग नहीं जलेगी। इसके अलावा सोडियम बाई कार्बोनेट और C6H8O6 को यदि हम मिलाते हैं, मिला करके क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और अन्य पदार्थ बनते हैं। तो ये याद रखना है आपको। एंड रासायनिक परिवर्तन, तो वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन हम कई बार बता चुके हैं आपको कि कोई नया पदार्थ बने और वो पदार्थ फिर अपनी पुरानी अवस्था में ना जा सके, अपने मूल रूप में वापस ना हो सके, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे औषधि का बनना, किसी चीज़ से यदि आपने औषधि बना ली है, पेड़ पौधों से या पत्तियों से मान लो आपने औषधि बनाई, तो औषधि बनने के बाद जब औषधि बन चुकी है तो उस औषधि से आप फिर से पत्तियां नहीं बना सकते। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा जैसे कि प्लास्टिक का बनना हो गया, पटाखे का विस्फोट, यानी कि एक बार पटाखा फूट जाने के बाद फिर वह पटाखा नहीं बनता। तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। एंड आगे बात करें यदि हम भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आने का गुण रखता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि आपने पानी देखा होगा, पानी को आप बर्फ़ बना देंगे तो क्या हुआ, उसका रूप परिवर्तित हो गया, अब वह ठोस रूप में आ चुका है। लेकिन उस बर्फ़ से आप फिर से पानी बना सकते हैं, यानी कि वह पुनः अपने मूल स्थिति में आ सकता है, अपने रूप में आ सकता है। तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा आगे यदि हम बात करते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है।
तो ये सतलेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और आगे हम बात करें, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। ये किससे किससे बना होता है? लोहा से कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज से बना होता है। एंड समुद्र के निकट लोहे में जल्दी जंग लगती है क्योंकि लवण युक्त जल से जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है और जो लवण युक्त जल यानी कि जो खारा जल होता है वहाँ पर जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। तो जो KMnO4 है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ऑक्सीजन बनती है और प्लस अन्य पदार्थ बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एंड अगला चैप्टर है चैप्टर 6, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण की यदि हम बात करें, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इतने आवश्यक तत्व हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए। इसके बाद जब इनकी क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है एंड जल का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्रिया याद रखनी है, रासायनिक अभिक्रिया। आगे हम बात करें ग्लूकोज की, तो इसका उपयोग पौधे की कोशिका या तो तुरंत करता है या वह अघुलनशील मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज है इसको पौधे या तो तुरंत ही इसका उपयोग कर लेते हैं या फिर अघुलनशील मंड के रूप में इसको संग्रहित कर लेते हैं और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तब उसका उपयोग करते हैं। और कुछ ग्लूकोज वसा और प्रोटीन संश्लेषण में भी काम आता है। ऑक्सीजन की बात करें तो पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें से छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं यानी कि, और उन्हीं के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में पहुंचती है। पौधे का हरा रंग पौधे में उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है। वो हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित। और पौधे सूर्य की ऊर्जा का संग्रह क्लोरोफिल पत्ती की सहायता से करते हैं और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होती है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो होती है मैग्नीशियम धातु। और प्रकाश में बैंगनी, लाल और नीला रंग ग्रहण करता है। यानी कि जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश में बैंगनी रंग, लाल रंग, नीला रंग ग्रहण करता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो जाती है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है तो वहाँ पर लाल भी दिया रहता है एंड हरा भी दिया रहता है, तो अधिकतर लोग हरा रंग ही टिक कर देते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे ज़्यादा लाल रंग में होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वायुमंडल है वहाँ पर ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। स्वपोषी और परपोषी की बात कर लेते हैं। तो स्वपोषी से मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? सिर्फ पेड़ पौधे ही बनाते हैं। तो पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, बाकी सभी कैसे हैं? परपोषी हैं, क्योंकि बाकी सब भोजन के लिए दूसरों पर ही निर्भर हैं। तो जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए वो कहलाते हैं परपोषी। अमरवेल को यदि समझें तो अमरवेल के वृक्ष में ना ही पत्ते होते हैं ना ही क्लोरोफिल, यह अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। इस वजह से जो अमरवेल है इसको भी परपोषी कहा जाता है। ये स्वपोषी नहीं होता, यानी कि जो अमरवेल का वृक्ष है ये स्वपोषी नहीं होता क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता। नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। तो देखिए वैसे जो वृक्ष होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के माध्यम से होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। जबकि जो नांगफनी है तो नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होता है। जिस पौधे की पत्तियां लाल या भूरे रंग की होती हैं वे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे रंग की पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बल्कि लाल या फिर भूरे रंग की जो पत्तियां हैं वे भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता और वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता।
पौधे में प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, किंतु नाइट्रोजन का सीधे प्रयोग करने में पौधे सक्षम नहीं होते। यानी कि नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को भी होती है, किंतु पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करने में सीधे सक्षम नहीं होते। इस वजह से कुछ जीवाणुओं के माध्यम से पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राइजोबियम का नाम। तो जो राइजोबियम होता है वो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में करते हैं। तो इसी वजह से ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप किसी भी फसल को उगाने से पहले यदि कोई किसी भी दाल की फसल को बोते हैं तो अगली जो फसल होगी वो अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो दाल की फसल पहले बोई गई थी वहाँ पर जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया गया है। तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो कि अगली फसल के लिए उपयोगी होती है। घटपर्णी पौधा की बात कर लेते हैं। कीटभक्षी पौधा होता है घटपर्णी पौधा। इसमें घड़े जैसी रचना पाई जाती है जिसमें पाचक रस होता है और जिससे ये कीटों का पाचन करता है। यानी कि जो घड़े जैसी संरचना होती है उसी में ये कीटों को फंसा लेता है और फिर उनका पाचन करता है, यानी कि उनको ग्रहण करता है भोजन के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वीनस फ्लाई ट्रैप या शेलड्रू, ये कैसे होते हैं? घटपर्णी पौधे होते हैं। और मृतोपजीवी, तो जो मरे सड़े गले जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता, कवक, और ये पौधे हैं बट इनमें क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित रहता है। आगे यदि हम बात करें, कवक नम एवं उष्ण वाले स्थानों पर उगते हैं और कवक जनित जो बीमारी है ये खुजली, धान की पत्ती का चित्तेदार रोग, दिनाय, सिहुली, आलू का झलसा रोग, ये कवक से हो जाते हैं। और सहजीवी पौधों की बात करें तो इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लाइकेन है ये कैसा पौधा है? ये सहजीवी है। और ये किसका सहजीवी है? ये कवक और शैवाल का है। तो जब दो पौधे या जीवधारी एक साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो वो कहलाते हैं सहजीवी। आगे हम बात करते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु दालीय पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये पौधों को नाइट्रोजन लेने में मदद करता है। तो अभी हमने इसी का जिक्र किया था कि जो राइजोबियम होता है ये दलहन वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है, वहीं पर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन को लेने में मदद करता है। जगदीश चंद्र बसु के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था 1895 में, यानी कि 1895 में। इसके अलावा इन्होंने वायरलेस संचार की भी खोज की थी। तो ये भी याद रखना है आपको जगदीश चंद्र बसु के बारे में। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 7 है हवा, आंधी और तूफान। तो ये तो हम कई बार ही बता चुके हैं कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है, किंतु हवा किसको कहते हैं, आंधी किसको कहते हैं और तूफान किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो जो हवा होती है ये गतिशील वायु, यानी कि जो हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है वही जब गतिशील हो जाती है तो वो हवा कहलाती है। और वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दाब पड़ता है उसे वायु दाब कहते हैं। आगे यदि हम बात करें, पेड़ की पत्तियां भी वायु दाब के कारण ही हिलती हैं, यानी कि हमारे आसपास जो वायु उपस्थित है वो हम पर दाब डालती है। फिलहाल हमें महसूस नहीं होता लेकिन वायु हम पर भी दाब डालती है और वो वायु दाब कहलाता है। इसके अलावा वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। काफ़ी तेज़ चलने वाली जो हवा होती है उसको आंधी कहा जाता है, यानी कि जो वायु है जब वो गतिशील होगी तो हवा कहलाएगी, वही जब थोड़ा और तेज़ चलेगी तो वो आंधी कहलाती है। चक्रवात की यदि बात करें तो हवा जब स्थल की ओर बहती है जो तटीय क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश भी ले आती है वो होते हैं हमारे चक्रवात। और चक्रवात को उत्तरी अमेरिका में हरिकेन एंड पूर्वी एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से चक्रवात को जाना जाता है। आगे यदि बात करें चैप्टर 8, अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है जलवायु और अनुकूलन। किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो वह उस इलाके की जलवायु कहलाती है। जलवायु से मतलब होता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर कैसा मौसम हमेशा ही बना रहता है। मतलब कुछ क्षेत्र होते हैं ना गर्म होते हैं, कुछ ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो वो वहाँ की जलवायु हो जाती है जो काफ़ी टाइम से वैसा ही औसत मौसम बना रहता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर ठंडी पड़ रही है तो वहाँ पर जो ठंडी है उसकी मात्रा समान ही हो, कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो कम ज़्यादा से मतलब है कि हम उसको एवरेज मान सकते हैं। तो एवरेज जो मौसम वहाँ पर बना रहता है
कि वो ठंडा है या गर्म है, कैसा है, एवरेज के रूप में यदि देखें तो जो लंबे समय तक वैसा ही बना रहता है वही हमारी वहाँ की जलवायु कहलाती है। और जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय, गर्म और नम। और भारत की ऋतुओं के बारे में बात करें तो 4 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु जनवरी से फरवरी तक चलती है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई, एंड वर्षा ऋतु जून से सितंबर, और मौसम पश्चात जो ऋतु है वो अक्टूबर से दिसंबर तक चलती है। तो ये 4 ऋतुएं भारत की हैं, चारों ऋतुएं आपको याद रखनी हैं। आगे यदि हम बात करें, भारत की जलवायु पर 2 प्रकार के मानसून का प्रभाव होता है। उत्तर पूर्वी मानसून जिसे शीत मानसून भी कहते हैं, एंड दक्षिण पश्चिमी मानसून जो मार्च से सितंबर तक होता है, एंड जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है ये अक्टूबर से मार्च तक होता है, जिसे शीत मानसून कहते हैं। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है मार्च से सितंबर तक चलता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल राज्य से टकराता है। और इसके अलावा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये सबसे पहले भारत के किस राज्य से टकराता है, तो ये टकराता है केरल राज्य से। यानी कि इसका जो पश्चिमी तट होता है, हमारे भारत का जो पश्चिमी तट है यहाँ पर केरल, तो केरल से ही सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून टकराता है, ये आपको याद रखना है। और जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये शीत मानसून होता है, अक्टूबर से मार्च के टाइम में चलता है। तो ये हमारा टकराता है पूर्वी तट पर, तो ये पूरब से आता है, और जो पश्चिमी है ये पश्चिम से आता है, एंड ये वाला पूरब से आता है। आगे हम बात कर लेते हैं ध्रुवीय भालू के बारे में। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट वाले क्षेत्र में मिलता है, जैसे कि कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। इसके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है। इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। तो जो ध्रुवीय भालू होते हैं इसके शरीर पर बालों की मोटी परत होती है, और जो त्वचा होती है त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। इसमें सूंघने की शक्ति तेज होती है, और ध्रुवीय प्रदेशों में 6 माह रात और 6 माह दिन होते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जीव हैं, कस्तूरी मृग हो गया, पेंगुइन हो गया, एंड जो पेंगुइन है ये तैर भी सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पेंगुइन है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ये तैर भी सकता है। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन की बात करें, यानी कि साइबेरियन सारस, तो जो साइबेरियन क्रेन है ये साइबेरिया से प्रवास हेतु भारत के राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में आते हैं। ये हर साल प्रवास करते हैं साइबेरिया से, और ये भारत में कहाँ पर आते हैं, राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर में। आगे यदि बात करें हनुमान बंदर की, तो ये भारत में पाया जाने वाला सबसे अधिक बंदरों में से है, और यह वर्षा वन में रह सकता है। ये कन्याकुमारी से हिमालय की तलहटी तक और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जीव की यदि बात करें तो एशियाई हाथी और हनुमान लंगूर ये होते हैं उष्णकटिबंधीय जीव। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने ही चैप्टर रखते हैं। आज हमने 8 चैप्टर तक डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम अगले चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।